तो बेसिकली कैपेसिटर की अगर बात करें तो फॉर्मूला इसका सिंपल है। तो फॉर्मूला की तरफ से इतना कोई वो नहीं होगा प्रॉब्लम कि बहुत डिटेल्ड हो, बहुत लेंदी हो। और इसकी वर्किंग जो होती है, बेसिकली इसका काम ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली फिर ये करंट को सर्किट में फ्लो करवा देता है। अब जिस तरह से बैटरी होती है हमारे पास, बैटरी में क्या होता है कि उसमें चार्जेस स्टोर होते हैं। ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, ये भी करंट प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। दैट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई करंट टू द सर्किट व्हेन इट इज नीडेड। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक पर्पस हो गया, सिंपल। और इसका सिंपल जो सिंबल बनाया जाता है डिजिट सर्किट के उसमें, जिस तरह हम बैटरी और सबके लिए सिंबल्स बनाते हैं, तो इसके लिए सिंबल जो बहुत सिंपल सा है। दो पैरेलल लाइंस बनाते हैं हम इसके लिए, क्योंकि जो कैपेसिटर बनता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हम यूज करते हैं। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करने की वजह से इसका सिंबल भी पैरेलल प्लेट्स वाला ही यूज किया जाता है। मतलब इसमें सर्कुलर भी होते हैं और डिफरेंट तरह से बनाए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टार्ट जब हम करते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से करते हैं। और अगर कभी सर्किट में बना होगा तो इस फॉर्म में इसका सिंबल गिवन होगा, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्टेड है। अच्छा, अब इसके फंक्शंस पूछते हैं वो, कि आप एक तो एनर्जी स्टोर कर ही रहा है, उसके अलावा कभी कभार आपसे फंक्शन पूछ लेते हैं कि और क्या फंक्शंस हो सकते हैं इसके, आप स्टेट करो। तो इसके और भी फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो इसका बेसिक फंक्शन आ गया, स्टोर्स एनर्जी। लेकिन ये हम डेफिनेशन में लिख लेते तो वो इसके अलावा ही पूछेंगे। और इसमें ये होता है कि जिस तरह से सर्किट का टाइम थोड़ा सा डिले करना हो, आपने देखा होगा जिस तरह एलईडीज वगैरह काफी सारी आती हैं, तो उनमें सबकी सीक्वेंस होता है। थोड़े थोड़े टाइम बाद थोड़े थोड़े कलर्स चेंज होना शुरू होता हो जाते हैं उसमें। तो ये आपको वो टाइम डिले सर्किट्स बनाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, वो डिटेल नहीं हमने पढ़नी कैसे करता है, सिर्फ फंक्शन तक अभी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि इन्हें यहाँ यहाँ यूज किया जाता है। फिर जब इसको एडवांस आप कभी पढ़ोगे तो वहां पर इसकी वर्किंग होगी। जो पावर सप्लाईज बनाई जाती हैं उसमें यूज होता है ये। उसके अलावा जो फैन में भी कैपेसिटर यूज होता है। ठीक है, कभी रिपेयरिंग या कभी करते हुए देखा होगा तो उसमें जो है वो रेड कलर का एक कैपेसिटर होता है, रेक्टेंगुलर शेप में टैंक की तरफ से। ट्यूनिंग सर्किट्स।
जिस तरह से ओल्ड रेडियोस आते थे उसमें वो एक नॉब की तरह होता था, उससे हम मूव करते थे तो चैनल चेंज होते थे एफएम के, तो उसको भी हम ट्यूनिंग कहते थे बेसिकली, कि इसकी ट्यूनिंग करनी है। टीवीज जो आते थे पुराने, अब तो खैर सब डिजिटल हो गया, लेकिन उस वक्त जो पुराने टीवीज थे उनमें भी नॉब होती थी, उसमें भी फ्रीक्वेंसी मैच करते थे और ये सब वर्किंग होती थी, तो वहाँ उस सर्किट में भी कैपेसिटर यूज होते थे। उसके अलावा अब रेक्टिफायर का टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले था अब नहीं है, वरना आप वो भी पढ़ते कि रेक्टिफिकेशन में कैसे यूज किया जाता है, लेकिन अब वो टॉपिक नहीं है, तो उसकी भी डिटेल अब रिमूव हो चुकी है। रेक्टिफिकेशन, ठीक है। रेक्टिफिकेशन वो डायोड्स की हेल्प से की जाती थी, जिस तरह डायोड का हमें पता है वो करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, तो उसकी स्मूथिंग के लिए रेक्टिफिकेशन प्रोसेस यूज किया जाता था। अभी भी किया जाता है, लेकिन अभी हमारे टॉपिक सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, और इसमें बहुत सिंपल सा रूल होता है कि आपने कैपेसिटर को चार्ज करना हो तो उसकी सर्किट डायग्राम बहुत सिंपल होगी। आप बैटरी के साथ जो है वो कैपेसिटर को कनेक्ट कर दोगे, एक प्लेट उसकी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, एक प्लेट उसकी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। एक साइड इसकी प्लेट पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज। और जब कनेक्शन बनेगा इसका, ठीक है, तो ये बैटरी से जो है वो चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं, पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, नेगेटिव साइड को नेगेटिव। अब क्योंकि सर्किट बीच में पैरेलल प्लेट लगी हुई है तो बीच में गैप आपको नजर आ रहा होगा, तो इससे क्या होगा कि करंट पूरा फ्लो नहीं होगा, तो वो चार्जेस की जो एनर्जी है वो इस कैपेसिटर में जाकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव स्टोर हो जाएंगे, नेगेटिव साइड से नेगेटिव स्टोर हो जाएंगे। अच्छा, अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा बेसिकली? अब क्योंकि हर कैपेसिटर की एक कैपेसिटी होगी, इसका नाम कैपेसिटर से भी आप ये चीज लिंक कर सकते हो कि ये इसकी कुछ कैपेसिटी होगी, कि ये चार्जेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कितना कंटेन कर सकता है, तो इसकी कैपेसिटी से इसको कैपेसिटेंस वर्ड दिया गया है। तो बेसिकली इसका चार्जिंग प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, यानी बैटरी का ईएमएफ और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, अगर बैटरी का ईएमएफ है लेट्स सपोज 12 वोल्ट, तो जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 12 वोल्ट तक नहीं चला जाएगा ये चार्ज होता रहेगा। क्योंकि जब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएगी, दोनों एक सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। तो चार्जिंग प्रोसेस स्टॉप्स व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो ईएमएफ के जब तक इक्वल होगा तब तक चार्ज होता रहेगा, उसके बाद इसमें चार्जिंग होना बंद हो जाएगी और उसके बाद जो है ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब इसका कनेक्शन इस तरह से किया जाता है कि अगर आप इसके साथ कोई डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो, जैसे इस कैपेसिटर के साथ आपने लैंप कनेक्ट करना है, ठीक है, तो एक चॉइस तो ये हो सकती है कि आप इसको सीरीज में कनेक्ट कर दो, एक चॉइस ये हो सकती है आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब इसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है? अब कनेक्शन जो होगा वो हमेशा पैरेलल किया जाता है, मतलब अगर आप इस सर्किट में लैंप कनेक्ट करना चाहते हो,
तो उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एक तो हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम आता है। तो अब दोनों जब इक्वली चार्ज होंगे तो लैंप को जो है वो अपना डिजायर्ड वोल्टेज मिलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो कैपेसिटर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू सर्किट। और इसका रीजन यही है दैट सर्किट कीप्स ऑन वर्किंग इवन व्हेन इट इज फुली चार्ज्ड। तो इस तरह से जो है वो सर्किट जो कनेक्ट किया जाएगा कैपेसिटर को, वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो लैंप या कोई भी सर्किट में कंपोनेंट्स कनेक्ट हैं वो वर्किंग में रहें, इवन जबकि कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया जाए उसके बाद भी, क्योंकि चार्जिंग तो उसके बाद स्टॉप हो जाएगी, लेकिन जो उसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो वर्किंग में रहेंगे। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने देखा कि दोनों तरफ इक्वल चार्जेस बनाए, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। ऐसा नहीं होगा एक तरफ हाई होगा एक तरफ लो, दोनों तरफ इक्वली चार्ज हो जो है वो प्लेट्स पर आएगा। ठीक है। और इसमें एक और लॉजिक भी पूछी जाती है। जैसे बैटरी में तो चार्जेस स्टोर होते हैं, लेकिन कैपेसिटर में जो है हमने लिखा है कि एनर्जी स्टोर होती है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछें, वाई कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी नॉट चार्ज। तो चार्ज क्यों नहीं स्टोर होता, सिर्फ एनर्जी क्यों स्टोर होती है? अब इसका लॉजिक ये है कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, तो दोनों प्लेट्स इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। अब जब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट चार्ज तो जीरो है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर न्यूट्रल हो जाएंगे। तो एक तो ये लॉजिक आ गई कि चार्ज स्टोर इसलिए नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि इसका नेट चार्ज ही जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास इक्वल क्वांटिटी हमने स्टोर की है। दूसरी बात ये कि जो इसमें वर्क डन होगा, अब इन चार्जेस को सेपरेट रखने के लिए जो वर्क डन किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे दोनों प्लेट्स पे ऑपोजिट चार्ज हैं, अगर हम उन्हें थोड़ा सा भी रूट देंगे एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर होने का,
तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेट चार्ज जीरो बना देंगे। तो उनको सेपरेट करने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा, तो वर्क डन आपको पता है, एबिलिटी टू डू वर्क जो है वो एनर्जी होती है। तो जो वर्क डन हम यहाँ पर कर रहे हैं, उन चार्जेस को सेपरेट करने में, तो उस वर्क डन के रिजल्ट में आपको एनर्जी स्टोर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी बेसिक नॉलेज आ गई इसकी थ्योरेटिकल से रिलेटेड। अब इसके अगर फॉर्मूला की बात की जाए, ठीक है, तो फॉर्मूला भी इसका बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि चार्ज स्टोर कर रहा है। अच्छा, ओवरऑल कैपेसिटर का काम है एनर्जी स्टोर करना, लेकिन जो दोनों प्लेट्स पे चार्ज आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव प्लेट, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो उसके जो फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, C इज इक्वल्स टू Q/V। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। C कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस, और Q जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे स्टोर हो रहा है, नेगेटिव चार्ज एक प्लेट पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, मतलब वैसे तो चार्जेस ही हम उनमें स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो वो चार्ज स्टोर करना उसका पर्पस नहीं है, क्योंकि वो रीजन हम लिख चुके हैं। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो चार्ज तो न्यूट्रल मिल जाएगा आपको, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देंगे नेट चार्ज जीरो। लेकिन प्लेट्स पे इंडिविजुअली तो चार्ज ट्रांसफर होगा, और उनको सेपरेट जब किया जाएगा तो उसके रिजल्ट में वर्क डन की हेल्प से आपको एनर्जी मिल जाएगी। और इसका जो एसआई यूनिट होगा, जिस तरह वो फेराडेस लॉ था, तो उसी से लिंक नाम है फेरेड। तो फेरेड इसका जो है वो ऐसा यूनिट होगा, और ज्यादातर इसकी वैल्यू माइक्रो फेरेड और नैनो फेरेड इस तरह से मिलेंगी हमें। ठीक है, 1 फेरेड जो है वो बहुत कम हमें इसकी वैल्यू मिलती है। और बाकी इसमें अगर कुछ और फैक्टर्स की बात की जाए कि कौन कौन से फैक्टर्स इसको इंक्रीज कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स इसको डिक्रीज कर सकते हैं, तो अगर फैक्टर्स की बात की जाए, तो सबसे पहला जो फैक्टर आएगा वो, हम क्योंकि प्लेट्स की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले डिपेंड करेगा सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स पे। जितना सरफेस एरिया ज्यादा, उतना ज्यादा हम उस पे चार्ज को स्टोर कर सकते हैं एक प्लेट पर, और उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी स्टोर मिलेगा कैपेसिटर में। ठीक है, जितना ज्यादा आपके पास लार्ज साइज होगा, उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। बिगर सरफेस एरिया, मोर कैपेसिटेंस। और नंबर टू, अब क्योंकि इन्हें सेपरेट रखने के लिए इंसुलेशंस होंगी। ठीक है, वैसे तो हम इसे सेपरेट रख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बीच में कुछ ऐसा इंसुलेटर होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी कोई चेंज प्रोड्यूस ना कर सके। तो जितनी ज्यादा बेटर इंसुलेशन होगी, उतनी ज्यादा आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी।
और उसके बाद थर्ड फैक्टर, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब जो दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस होगा वो भी मैटर करता है कि आप उनको कितना क्लोज रखते हो, कितना दूर रखते हो। तो जितना लेस डिस्टेंस होगा, लेस डिस्टेंस का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड बनती है, क्योंकि जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा फील्ड वीक होती जाएगी। और मोर कैपेसिटेंस। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आ गए जिन पे ये डिपेंड करता है। तो अगर वो आपसे फैक्टर्स का पूछेंगे, फैक्टर्स आ गए, और इसके फंक्शंस जो होते हैं वो हमने ऊपर लिखे हैं। ठीक है। और इसमें अगर आपसे पूछे कि एनर्जी क्यों स्टोर कर रहा है, चार्ज क्यों नहीं स्टोर कर रहा, उसकी रीजन आ गया, और इसका अपना बेसिक फॉर्मूला आ गया, C इज इक्वल्स टू क्यू ओवर वी, या Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी। अच्छा, अब इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, अब उस एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होगा, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसकी एनर्जी स्टोर का जो बेसिक फॉर्मूला होगा, तो एनर्जी स्टोर से रिलेटेड जो हम इक्वेशन एक यूज करते हैं, एनर्जी डिपेंड करेगी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, या आप ऐसे कह लो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर चार्ज। अब इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखी जाए तो उससे लिंक करके आप इसका फाइनल फॉर्मूला ड्राइव कर पाओगे इजीली। लेट सपोज अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, और इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस हो और दूसरे एंड पर चार्ज हो कूलम्स में, और अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वजह से क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको ग्रेडियंट के साथ, और फिर इसका एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। और ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा, अब ये एरिया अंडर द कर्व आपको वैल्यू देगा एनर्जी की, क्योंकि अभी ऊपर जो इक्वेशन लिखी है हमने, एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, वो मिलाकर एनर्जी मिल रही है आपको। तो इसका एरिया अंडर द कर्व बेसिकली आपको एनर्जी देगा। और एरिया अंडर द कर्व की शेप अगर हम देखें तो वो एक ट्राइंगल की बन रही है, और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी तरह से इसका जो फॉर्मूला बनेगा एनर्जी का, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ठीक है। और इसको आप फर्दर जो है वो ड्राइव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। लेट सपोज अगर आप कैपेसिटर का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू सी वी करके इसमें सब्सटीट्यूट करते हो, तो Q की जगह पर हम सी वी अगर इसमें ऐड कर दें, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 V अपनी जगह पर, और Q की जगह पर आ जाएगा C इंटू वी, यानी ये हो जाएगा C इंटू वी स्क्वायर।
और अब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इनिशियल फाइनल की अगर बात की जाए तो वो आपको इसका चेंज भी शो कर देगा कि फाइनल क्या थी, पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल क्या है, और उन्हें सब्ट्रैक्ट करके फिर उसका स्क्वायर कर लें इंडिविजुअल। ठीक है, तो चेंज भी हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बेसिकली डिपेंड करता है, क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो हम ड्राइव कर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली। इसका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम v को सब्स्टिट्यूट करवाते तो v इक्वल होगा q ओवर c के। तो हम q ओवर c को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि क्या चेंज आता है। तो 1/2 v की जगह पर आ गया q ओवर c, और ऊपर भी q। अब ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये ड्राइव हो गया हमारे पास और एक ये ड्राइव हो गया। बाकी ये तो चेंज हम खुद भी बना सकते हैं, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया एनर्जी स्टोर का, कि इसमें जो एनर्जी स्टोर की जाएगी वो किस तरह से की जाएगी, और उसका फॉर्मूला हमें मिल गया। अच्छा, इसके बाद इसमें कॉम्बिनेशंस हैं। जिस तरह से वो अभी हमने फॉर्मूला देखा था ये सीरीज और पैरेलल वाला, अब ये कॉम्बिनेशंस इसमें कैसे बनते हैं और इसका फॉर्मूला कैसे जो है वो ड्राइव किया जाता है। अब जैसे कैपेसिटर्स इन सीरीज की बात करें, तो अगर तीन कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हो, जिस तरह हम रेजिस्टर्स को करते थे अब हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तीनों। ठीक है, तीनों कैपेसिटर्स आ गए। ये बैटरी का कनेक्शन आ गया। ये C1 हो गया, ये C2, ये C3, ये बैटरी आ गई। और बाकी अब जो भी इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी तो वो हम चेक कर लेंगे कि किस तरह से उसको ड्राइव करना है। अच्छा, अब इसमें अगर जिस तरह से रजिस्टर में आपको याद होगा उसमें करंट और वोल्टेज, इनमें से हम देखते थे कि करंट सेम है या वोल्टेज, तो सीरीज में करंट सेम होता था। तो वहां पे करंट होता था, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं है, यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है। तो यहाँ पे चार्ज सेम होगा सीरीज का, क्योंकि सब कैपेसिटर्स को सेम चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो वोल्टेज इसमें वही बात है कि वोल्टेज डिवाइड होगा जिस तरह से पहले होता था सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हर जगह पे पैरेलल वोल्ट मीटर आप लगाओगे तो सबका वोल्टेज अपना अपना उधर चेंज होगा। और अगर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज सबको सेम मिलेंगे। सो ईच कैपेसिटर gains the same charge या सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो उनकी प्लेट पे उन्हें सेम चार्ज मिलेगा, इसका मतलब है चार्ज की जगह पर हमें Q1 Q2 नहीं लिखना पड़ेगा,
हम Q1, Q2, Q3 की जगह पर सिर्फ हम Q लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब या आप टोटल चार्ज लिख सकते हो। तो Q1, Q2, Q3 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे सिंपल हम QT लिख सकते हैं या सिर्फ Q लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चार्ज जो है वो सेम है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है इसमें, क्योंकि फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था, Q इक्वल्स टू सी वी, और C और V इसमें इनवर्सली हो जाएंगे एक दूसरे के। तो अब ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल आ गए एक दूसरे के। तो चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है जब सेम है कैपेसिटेंस के साथ। तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज जो है वो इसके ऑपोजिट है, और वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज। तो इसमें भी फॉर्मूला ड्राइव करने का सेम वही मेथड है जो सीरीज में रेजिस्टेंस का होता था, बस वहां पे करंट था, यहाँ पर चार्ज है। और इसको ड्राइव आप करोगे, अब आपको आंसर भी सिंपल मिल जाएगा। V इक्वल होगा Q ओवर C के, यानी Q1 ओवर C1 प्लस Q2 ओवर C2 प्लस Q3 ओवर C3 टोटल ओवर टोटल कैपेसिटेंस। अब क्योंकि अभी हमने ऊपर लिखा था कि चार्ज तो इसमें सेम है, तो Q1, Q2, Q3 की जगह पर QT आ जाएगा, या सिर्फ Q भी लिख सकते हैं, और उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा 1/C1, 1/C2। अब ये QT जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो मतलब अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमें कैपेसिटेंस लो मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप तीन कैपेसिटर्स को सीरीज में ज्वाइन कर रहे हो तो फाइनल आउटपुट जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो आपको स्मॉलेस्ट मिलेगी एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जो हमने कनेक्ट की है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। जो यहाँ पर भी आप देखो सीरीज में लिखा हुआ था 1/C, ये वो ड्राइव हो गया। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आए, तो पैरेलल का भी आपको आइडिया हो गया होगा कि उसमें जो है वो कनेक्शन एक तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा, और जो कांस्टेंट क्वांटिटीज थी वो भी शफल हो जाएंगी। अब इस बार चार्ज सेम नहीं रहेगा। कैपेसिटेंस इन पैरेलल। अब पैरेलल कैपेसिटेंस का कनेक्शन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये तीन कैपेसिटर्स आ गए, और ये इसके कनेक्शंस आ गए। और ये कैपेसिटर 1 हो गया, ये 2, ये 3। अब इसमें जो चीज कॉमन आ रही है वो आ रही है वोल्टेज। सो ऑल कैपेसिटर्स चार्ज अप टू
द सेम पोटेंशियल डिफरेंस as they are attached across तो वो सोर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, उनका पॉजिटिव एक एंड पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव दूसरा एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो वोल्टेज इस बार जो होगा वो सेम हो जाएगा, V1 V2 V3 को हम इक्वल लिखेंगे VT के साथ। और चार्ज अब हमारे पास वेरिएबल होंगे, और चार्ज वेरिएबल होने का मतलब ये हुआ कि इस बार Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये इक्वल होगा टोटल चार्ज के। और Q का फॉर्मूला अगर हम ड्राइव करें तो Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो Q की जगह पर आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 CT V T। अब क्योंकि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन आ जाएगा फिर से, अंदर रह जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल्स टू, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों एंड से, और फाइनल फॉर्मूला CT के इक्वल हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपके पास ड्राइव हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें ड्राइव करने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह से हम रेजिस्टेंस के लिए करते थे। बस इसमें डिफरेंस ये, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पर सिर्फ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास हो गई ओवरऑल कैपेसिटर की बात, दोनों प्लेट्स की बात, ओवरऑल प्लेट्स ओवरऑल कैपेसिटर की बात। अब लेकिन अगर हम इसमें बात करें, ये जो चार्जेस उस पे आ रहे हैं प्लेट्स पे, ठीक है, अब हम इसमें एक पॉइंट चार्ज की अगर बात करते हैं, क्योंकि ओवरऑल प्लेट के बारे में हमने देख लिया, फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया, सिंपल है, कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी नहीं था कि जो बहुत ही न्यू हो। अब अगर सिर्फ बात की जाए कैपेसिटेंस ऑफ अ पॉइंट चार्ज, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पॉइंट चार्ज की अगर बात की जाए, तो फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं C इज इक्वल्स टू Q/V। अब जो एक सिंगल चार्ज होगा उसके लिए वैल्यू होगी V इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो जो सरफेस पे चार्ज होगा उसके लिए फॉर्मूला जिस तरह वो हमने कूलम्स लॉ में किया था, K Q1 Q2/R², लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, तो KQ/R की वैल्यू आएगी। और ये V की वैल्यू की जगह पर अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करें कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूला में, जाएगा C इज इक्वल्स टू Q/, तो ये वैल्यू इसकी जगह पर स्टोर हो गई, और Q इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा।
टी इज इक्वल्स टू आर ओवर के, और के की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल थी, जो हम कल भी कर रहे थे। ये वैसे भी गिवन होती है हमारे पास। उसके अकॉर्डिंगली सी इक्वल होगा आर डिवाइडेड बाय की वैल्यू के, और इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर। और बेसिकली ये जो आर है ये रेडियस है स्फेयर का। तो इसका बेसिक फॉर्मूला जो है वो इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं हम। यहाँ तक हो गया ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट, उसके कॉम्बिनेशन, और एक यूनिट चार्ज उसकी बात। अब इसके हम क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं, सेम उसी पेपर में जो कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके साथ हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें गिवन है अ कैपेसिटर अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। बैटरी का ईएमएफ 12 है, रेजिस्टर गिवन है, एक टू वे स्विच लगा हुआ है सर्किट में, ठीक है, मतलब आप उसको दोनों एंड्स पे चला सकते हो, यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ऊपर वाले से कनेक्ट करोगे तो ऊपर वाला जो रेजिस्टर है वहां से एक्टिव हो जाएगा करंट, मतलब वो कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ कैपेसिटर, और नीचे वाले के साथ करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू के साथ हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा स्विच इज इनिशियली इन पोजीशन एस, स्विच पोजीशन एस पे है और कैपेसिटर फुल चार्ज है, और स्विच जो है वो मूव करके टी की तरफ आ गया, सो दैट कैपेसिटर डिस्चार्ज। तो जब एस पे था चार्ज हो रहा था कैपेसिटर, ठीक है, जैसे कि अभी कनेक्टेड है, क्योंकि जब एस के साथ है तो सिर्फ कैपेसिटर और बैटरी ये दोनों कनेक्टेड है, तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे टी की तरफ जाएगा तो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। सो एट टाइम टी आफ्टर द स्विच इज मूव, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू, और वेरिएशन ऑफ टाइम ऑफ लॉग क्यू ओवर लॉग क्यू की वैल्यू जो होगी एल एन जो दिया हुआ है वेरिएशन, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी। ठीक है, एक तरफ लॉग है आपके पास एल एन क्यू, और दूसरी तरफ जो है वो टाइम, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी। मतलब चार्ज जो लॉग क्यू की वैल्यू थी वो मैक्सिमम 2.9 पे जाने के बाद फिर उसके बाद डिस्चार्ज होकर वो 1.6 पर आकर स्टॉप हो रही है गिवन टाइम में। अब वो कह रहे हैं कि शो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 1.5 माइक्रोफैरेड। अब सेम वही बात कि यहाँ पर 2.9 तक वो रीच कर पा रहा है एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पर। इसका मतलब ये हुआ कि log q यानी ln q इज इक्वल्स 2.9, और जब ये ln को हम दूसरे एंड पर शिफ्ट करेंगे, ये e की वैल्यू यानी वो जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है उसमें शिफ्ट हो जाता है,
2.9 माइक्रोकूलम्स। और लॉग के ऑपोजिट जो है वो आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे, कुछ कैलकुलेटर्स में इस तरह से होते हैं। तो मैं आपको इसकी वैल्यू भी सेंड करता हूँ किस तरह से कैलकुलेट करना है। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो है वो एलन का जो बटन है उसको देखोगे, उसके ऊपर शिफ्ट के साथ एक्सपोनेंट एक गिवन होगा। तो आप शिफ्ट के साथ वो बटन प्रेस करोगे, उसमें वैल्यू लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट में आपको सेंड कर रहा हूँ, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू लिखिए, कुछ भी नहीं करना आपने, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सिंपल एलन का बटन होगा, उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे आप तो वो आपको ये एक्सपोनेंट की वैल्यू खुद दिखा देगा ऑटोमेटिक। ये उसका रेसिप्रोकल होता है और वो आपको वैल्यू दे रहा है 18.19 समथिंग, यानी 18.2 माइक्रोकूलम्स। क्योंकि इसकी वैल्यू माइक्रोफैरेड थी इसलिए आंसर भी माइक्रोकूलम्स में आएगा। अब हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था Q/V। 18.2 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय EMF 12 पे। -6 का मतलब माइक्रो होता है, तो आप इसे 1.5 माइक्रो फैरेड भी लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब वो जो रेजिस्टर भी इसके साथ कनेक्ट है उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमने। तो अब उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पहले ग्रेडियंट की वैल्यू देखनी होगी। क्योंकि वाई पर चार्ज है और उस पर टाइम है, और उसका जो ग्रेडियंट होगा ग्राफ का। पहले इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ग्रेडियंट आपके पास सेम आएगा। आप किसी भी पॉइंट से कैलकुलेट कर लो। अब लेट सपोज हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो 2.9 और 0, एक ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और हम यहाँ पर ले लेते हैं एक वैल्यू ये वाली। ये है 2 और टाइम है 3.6। का ग्रेडियंट आएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय
x2 माइनस, नहीं, y2 की वैल्यू है 2। ठीक है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। 3.6 माइनस 0। तो इसका आंसर जो है वो 0.9 डिवाइडेड बाय 3.6, 0.25 नेगेटिव। इसका ग्रेडियंट आ रहा है -2.5। और अब इसको आगे कंटिन्यू करना है हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। और यहाँ पर आप ऊपर फॉर्मूला देखो, एक डिस्चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर, क्योंकि इसमें डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू मैक्सिमम 2.9 से नीचे की तरफ आई है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन देखो, उन्होंने दी है x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्सपोनेंट माइनस टी ओवर आर सी। ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें एक चीज देख रहे हो कि t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, c कैपेसिटेंस को, और r रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो इस लिंक से जो है वो हम ग्रेडियंट को यूज कर रहे हैं। यानी ग्रेडियंट आपके पास है -1/RC, क्योंकि टाइम को तो हम हटा देंगे, टाइम तो हमारे पास वहां पे गिवन है। बाकी R और C की वैल्यू जो है वो इसके ग्रेडियंट में आ जाएगी। और इसका ग्रेडियंट हो जाएगा -1/RC। तो ग्रेडियंट इक्वल होता है -1/RC के, और ग्राफ का जो ग्रेडियंट आ रहा है वो -2.5 आ रहा है। और इसमें से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। माइनस माइनस ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा था, तो ऑटोमेटिक माइनस इंक्लूड होगा आपके ग्रेडियंट में भी। और अब 0.5 को यहाँ ले आएंगे, आर को दूसरे एंड पर ले जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय सी। कैपेसिटेंस अभी ऊपर थी 1.5 माइक्रो फैरेड, यानी पावर -6। ये वैल्यू हो जाएगी रेजिस्टेंस की। उसके बाद कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। अब एनर्जी स्टोर्ड का भी हमने फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव किया था, ये वाला। E इज इक्वल्स टू 1/2 CV²। ठीक है, हमारे पास कैपेसिटेंस और वोल्टेज की वैल्यू है। और हम Q²/C से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपके पास वैल्यूज गिवन हो आप उसके अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। E इज इक्वल्स टू 1/2 CV²। कैपेसिटेंस की वैल्यू 1.5 माइक्रो, मल्टीप्लाई बाय
वी की जगह पर 12। हाँ 12। ईएमएफ क्योंकि हमारे पास गिवन है 12, हम 12 यूज कर लेंगे। ये वैल्यू आ रही है, इसे हम राउंड ऑफ 1.1 एक्सपोनेंट माइनस जूल्स कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अपने सेपरेट फॉर्मूलाज हैं, इस वजह से आपको यहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा, क्योंकि इसको लिंक नहीं करना पड़ रहा किसी से। इसके अपने फॉर्मूलाज हैं, इसका अपना सब कनेक्शंस हैं। बाकी की तरह नहीं है कि बाकी में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म सब मिक्स होकर आ रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। A second identical resistor is now connected in parallel with R। मतलब जो पहले रेजिस्टर था उसी के साथ पैरेलल में एक और रेजिस्टर लगा दिया, और स्विच जो है वो इनिशियली पोजीशन एस में ही है, जहाँ पे वो चार्ज हो रहा था, फिर वो फुली चार्ज हुआ, वो स्विच हो गया दोबारा टी पर, सेम वही सिचुएशन। फिर से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। और टाइम टी की अगर बात करें तो उस वक्त जो चार्ज स्टोर हुआ क्यू था। अब क्योंकि दो रेजिस्टर्स आ गए और पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 होती है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, उन फिगर 5.2 स्केच अ लाइन टू शो द वेरिएशन ऑफ एल एन क्यू विद टाइम बिटवीन टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 and 5 seconds। तो जो उन्होंने लाइन दी थी, अब उसके अकॉर्डिंगली आपने भी एक लाइन यूज करनी है अपने जो न्यू सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, और ये बताना है कि फाइनल आपके पास इक्वेशन क्या बनती है। ठीक है। तो वो जो ऊपर रिलेशन गिवन था हमारे पास पेपर में भी, ठीक है, जिसमें से हमने वो आरसी वाला ग्रेडियंट निकाला था। तो बेसिकली एल एन क्यू का लिंक होता है माइनस, इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ही बनता है। ये y को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये m को, ये x को, और ये c की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसलिए हमने ग्रेडियंट भी ऊपर -1/RC किया था ये, क्योंकि टाइम जो है वो x की एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये आपके पास बेसिकली इसकी इक्वेशन बनती है। तो अब हमें चाहिए इसकी न्यू वैल्यू रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। अब आप पुराने उसकी बात करो, जो पुरानी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो थी -1/RC। अब न्यू वैल्यू जो आएगी, ठीक है, अब न्यू वैल्यू में क्या होगा कि आपको पता है रेजिस्टर जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो जब रेजिस्टर्स लगेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी आपको जो न्यू वैल्यू मिलेगी वो होगी, मतलब आइडेंटिकल रेजिस्टर है ना, तो 1/r1 प्लस 1/r2 करते हैं। दो रेजिस्टर्स हैं, दोनों की वैल्यूज आइडेंटिकल है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस आपके पास हाफ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा R/2 × C। और इससे फ्लिप करेंगे तो ये माइनस। तो पहले का ग्रेडियंट ये था, न्यू ग्रेडियंट आपके पास ये बन रहा है। ठीक है। और बाकी वैल्यूज अब हम देखते हैं कि उनमें क्या चेंज आएगा।
रेफरेंस पॉइंट हमारा वही है, इनिशियल वैल्यू, ये जो क्यू नॉट लिखा हुआ है ये इनिशियल वैल्यू है, जो कि 2.9 से स्टार्ट हुई थी पिछले पार्ट में। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 2.9 होगी। उसके अलावा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं। अब 2.9 वैल्यू थी। तो 2.9 के अकॉर्डिंगली अगर हम इसे देखें, तो यहाँ से 1.9 और 0.9। ठीक है, अब आपके पास जो पूरा चेंज आ रहा है ना एक, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 2.9, जैसे हम वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4, लेकिन हमारे पास जो पूरा एक 10 बॉक्सेस का डिफरेंस आ रहा है, वो एक तो यहाँ पर आएगा 1.9 से 2.9, और उसके बाद का जो एक और डिफरेंस होगा वो 0.9 से 1.9। यहाँ पर वैल्यू है 1.9 और 0.9। ठीक है, तो 0.9 पर यहाँ पर जो वैल्यू आई थी, अब उसके अकॉर्डिंगली जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये वैल्यू 0.9 पर जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से पास होगा 0.9। अब वो जो इक्वेशन बनाई थी ना, उस इक्वेशन से लिंक करके ही ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगी, और वो इस तरह से बनेगी। कि ये वैल्यू हो जाएगी -0.5 इंटू 4 प्लस जो ओरिजिनल वैल्यू थी 2.9, और इसकी कैलकुलेशन से आपको न्यू वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास हाफ हो गई, तो रेजिस्टेंस को हाफ करने का मतलब है 0.5 हो गया वो। ठीक है,
रेजिस्टेंस हाफ होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो उससे 2 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने डिक्रीज किया, कैपेसिटेंस की वैल्यू को हमने इंक्रीज किया। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने टाइम लिया था 2, तो अब वो टाइम की वैल्यू हम उसे 4 तक लेकर गए, क्योंकि पहले हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पे कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 ली थी। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो उसको हाफ करेंगे तो हम 1 पर आएंगे। लेकिन अगेन सेम डिफरेंस 2.9 से शुरू किया था 1.9 तक, तो उसका हाफ करेंगे तो वो 0.9 पे आ जाएगा। और 0.9 जो है वो टाइम जो है वो उसको डबल करके वाई एक्सिस वाली वैल्यू ये चार्ज की इसको 4 पे लेकर आएंगे। उसकी फाइनल कैलकुलेशन से आंसर आएगा 0.9। ठीक है। वैसे तो बस हमने ग्राफ स्केच करना था उसमें 5 सेकेंड्स तक। ठीक है। कैलकुलेशन तो सिर्फ आप अपनी वर्किंग के लिए करके देखोगे कि रेजिस्टेंस कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उस पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सॉल्व कर सकते हो।